तुर्की में एक कोयला खदान में विस्फोट की खबर सामने आई है, जहां विस्फोट में 22 लोगों की मौत की सूचना मिली है। इसी के साथ दर्जनों लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उत्तरी तुर्की में एक कोयला खदान के अंदर विस्फोट में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि बचाव दल खदान के अंदर फंसे दर्जनों अन्य लोगों को सतह पर लाने की कोशिश की जा रही है। वहीं विस्फोट काला सागर तटीय प्रांत बर्टिन के अमासरा शहर में सरकारी टीटी के अमासरा मुसे से मुर्दू लुगु खदान में हुआ और ऊर्जा मंत्री फातिर डोनमेज ने कहा है कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि विस्फोट संभवतः फायर एम के कारण हुआ था और बचाव अभियान के समन्वय के लिए अमासरा गए आंतरिक मंत्री सलेमान सोहेल ने कहा है कि विस्फोट के समय खदान में 110 लोग मौजूद थे। आगे मंत्री ने कहा कि विस्फोट के बाद ज्यादातर मजदूर बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन 49 लोग से अधिक जोखिम वाले क्षेत्र में फंस गए। सुलेमान ने अभी भी अंदर फंसे हुए लोगों की संख्या नहीं बताई है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि 49 में से कुछ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री फहाल्टिन कोका ने ट्विटर पर बताया कि विस्फोट में 22 लोगों की जान चली गई है और उन्होंने ये नहीं बताया कि खदान से कितने लोगों को चोटें आई हैं, लेकिन इतना जरूर कहा है कि 8 की हालत काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। वहीं तुर्की की आपदा प्रबंधन एजेंसी एएफएडी ने कहा है कि पड़ोसी प्रांतों सहित क्षेत्र में कई बचाव दल भेजे गए हैं और इसी के साथ तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप दुर्घटना स्थल पर पहुंचेंगे। महाराष्ट्र में बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं लगातार हो रही बरसात ने कई इलाकों में जलभराव की समस्या खड़ी कर दी है। पुणे में शुक्रवार को हुई कुछ घंटों की बारिश ने लोगों की चुनौतियों को कई गुना बढ़ा दिया है और चिंता की बात यह है कि अभी बारिश का ये दौर थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि आने वाले दिनों में पुणे में और तेज बारिश देखने को मिल सकती है और ऐसे में लोगों को कुछ और दिन राहत नहीं मिलने वाली। पुणे में कुछ घंटों की इस बारिश ने लंबे ट्रैफिक की समस्या को पैदा कर दिया। वहीं सड़कों पर पानी जमा हो गया है। मौसम विभाग ने भी पुणे समेत कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मुंबई में भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही बारामती में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां और नाले उफान पर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर आरक्षण के बहाने जोरदार हमला बोला है और ललन सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो वहां से गाइड करता है आरएसएस। तो ये उनके जो गाइड करने वाले जो कंट्रोल टावर हैं, वहां से ये खबर चला कि अब आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार की जरूरत है। पूरे देश में कहीं है क्या अति पिछड़ा वर्ग? नहीं, बिहार में। और ये किसकी देन है? किसने दिया? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने। पहली बार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में अति पिछड़े वर्ग को चिन्हित किया और राज्य सरकार की नौकरी में आरक्षण दिया। तब से अति पिछड़ा वर्ग का। और 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, तब उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को आगे बढ़ाया और उस सपने को सरजमीन पर, धरातल पर उन्होंने उतारा। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 78 में आरक्षण दिया। 79 में क्या हुआ? उनका हासिल क्या किया? 1979 में उनका क्या हासिल हुआ? इस भारतीय जनता पार्टी को, उस समय का जनसंघ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उस समय जनसंघ था, और जनसंघ के लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर से समर्थन वापस लेके उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा देने का कहा। इसलिए कि उन्होंने 1978 में अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। तो ये इनका चरित्र, कहीं से भी इनको आरक्षण से कोई लेना देना नहीं। 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने,
तो हम उस समय प्रदेश अध्यक्ष जी थे, जहां आज उमेश कुशवाहा जी हैं वहां हम थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो वहां से हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की राय भी अलग अलग है। वहीं देश में भी इसको लेकर अलग अलग नजरिया सामने आ रहा है। लेकिन हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी हिजाब के हिमायती रहे हैं। हिजाब को वो लड़कियों के लिए अल्लाह का फरमान बताते हैं। तो उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया है कि एक दिन हिजाब वाली लड़की देश की प्रधानमंत्री बनेगी। इस बाबत उन्होंने और भी क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। जबरदस्ती कैसा करते, हैदराबाद की सड़कों पर सबसे खतरनाक मोटरसाइकिल और गाड़ी कोई चलाता है तो हमारी बहनें चलाती हैं बुर्के के साथ। कभी इनके पीछे मोटरसाइकिल गाड़ी लेके नहीं जाना आप। मैं खुद गवाह हूं उसका। हमारे ड्राइवर साहब को बोलते मियां जरा एहतियात से मोहतरमा गाड़ी चला रहे। अब ये लोग जो दिल्ली के टीवी स्टूडियो में बैठ के बोलते हैं एक दिन इनको बच्ची के पीछे मोटरसाइकिल पे बिठाता हूं हेलमेट पहना के। हमारी बेटी तुमको कैसा चलाती, तुमको पता चलेगा कि कितना जो जबर उसको किया जा रहा है, कितनी जबरदस्ती की जा रही है। ऐसा मोटरसाइकिल जाती कि सिरात मुस्तकीम है, ना को राइट ना लेफ्ट, सीधा बस। आप बोल रहे नहीं मुसलमान बच्चियों को जबरदस्ती करते, डराते। कहां डराते, कौन डरता आज के जमाने में? क्या हमारी बच्चियां डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, MCA नहीं पढ़ रही हैं? भारत को मजबूत नहीं कर रही हैं? नहीं, ये क्या बात है? अगर अच्छा अब आप स्कूल में, कर्नाटका के स्कूल में बीजेपी शुरू की है और क्या बोलती है कि स्कूल के अंदर आप जाओ हिजाब पहन के, मगर क्लासरूम में नहीं जा सकते। ये क्या बात है? क्लासरूम में कोई सिख लड़का अपनी पगड़ी पहनेगा, क्लासरूम में ईसाई बच्ची वो क्रॉस पहनेगी, हमारी हिंदू भाई की बेटी या उनकी बहन विभूति लगाएगी। मगर ये अब ये 4 स्कूल को गए, एक ईसाई भी, एक सिख। ये जुल्म नहीं है तो क्या है बताइए आप? भारत का आईन में हमको इख्तियार है। क्या भारत के फंडामेंटल राइट स्कूल की गेट के ऊपर खत्म हो जाते? नहीं खत्म होते। मेरा फंडामेंटल राइट, बुनियादी हक बाकी रहता है। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, बहुत से लोगों को तकलीफ हुई, पेट में दर्द हुआ, दिल में तकलीफ हुई, रातों में नींद नहीं आई जब मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरी जिंदगी के बाद एक दिन इस मुल्क की वजीर आजम एक हिजाब पहनने वाली मुसलमान लड़की बनेगी और इंशाअल्लाह बनेगी, आप देखना। इनको बड़ी तकलीफ हुई है, ऐसा बोलते, मला क्यों नहीं बोलना, मेरा ख्वाब है। बुराई क्या है उसमें? मगर आप कह रहे नहीं हिजाब क्यों पहनते? हिजाब नहीं पहनना ना, फिर क्या पहनना? बिकनी पहनना, वो भी पहनो आप। मेरे को इख्तियार, आपको इख्तियार है, आपका काम है। जबरदस्ती कैसा करते, हैदराबाद की सड़कों पर सबसे खतरनाक मोटरसाइकिल और गाड़ी कोई चलाता है तो हमारी बहनें चलाती हैं बुर्के के साथ। कभी इनके पीछे मोटरसाइकिल गाड़ी लेके नहीं जाना आप। मैं खुद गवाह हूं उसका। हमारे ड्राइवर साहब को बोलते मियां